देखिए, छात्र राजनीति में हम लोग को एक हमारा तकिया कलाम सिखाया जाता है जो कहता है कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो ये जो डंडा चलाए या कुछ भी करें, अंत में क्या हुआ? इस्तीफा देना पड़ा। अंत में क्या हुआ? जवाबदेही देनी पड़ी। नेट पेपर एग्जाम के हुए बवाल के बाद जंतर मंतर पे एक नया अकाउंट बना। उस अकाउंट पे 5 मिलियन फॉलोअर हो गए। आरक्षण हटाओ आंदोलन। रिजर्वेशन का जो ऑनलाइन आंदोलन शुरू हुआ है कि भैया रिजर्वेशन हटाओ या आरक्षण हटाओ, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक उस तबके की एक कुंठा है जो अब बाहर आ रही है कि जब हम 90% ला करके किसी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाते और वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ कि 67% ला करके कुछ विद्यार्थी उसी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ पर एक कुंठा पैदा होती है। डंडे से खूब सूता गया है विद्यार्थियों को, इतना सूता गया कि बस दर्द बहुत। AK-47 बिहार में दिखाया जा रहा है, सिवान में क्यों दिखाया जा रहा भैया? उसको किस तरह से उन्होंने एंगल करके डाइवर्जन किया, ये गलत है। क्योंकि अगर आज आप ये कहें कि सीजेपी का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद कोई फ़ायदा हुआ है, तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर इस्तीफे के बाद किसी का एक्चुअल में फ़ायदा हुआ है तो वो भाजपा का ही फ़ायदा हुआ है। आज का युवा ये सोच के बैठा हुआ है, उसके अंदर ये डर बैठा हुआ है, क्योंकि आज जो नहीं डरा उसको भले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस आज भी एक एक घर जा जाके हर एक प्रोटेस्टर की जांच कर रही है, ये पता लगा रही है, कैमरे लगा के उन्होंने फोटोज निकाल के रखे हैं। क्या युवा सरकार को फिर से सरदर्द देने वाले हैं या सरकार ने अपने सरदर्द की दवा ढूंढ ली है? दरअसल नेट पेपर एग्जाम के हुए बवाल के बाद जंतर मंतर पे एक नया अकाउंट बना। उस अकाउंट पे 5 मिलियन फॉलोअर हो गए। आरक्षण हटाओ आंदोलन। क्या है ये सब? कुछ युवा है, इनसे बात करते हैं। पहले तो पेपर लीक हो, उस पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ, मारपीट हुई, बच्चों को मारा गया। लेकिन अभी एक नया बवाल शुरू हो गया, आरक्षण हटाओ। जिस तरह यूजीसी के दौरान छात्र बट गए थे, लेकिन पेपर लीक ने वो बटे हुए समाज को तोड़ा और एक साथ जंतर मंतर पे आए और पहली बार सरकार झुकी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन फिर अब विद्यार्थी बटने के कगार पे है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि जंतर मंतर पर 25 दिन तक जो प्रोटेस्ट चला, उस प्रोटेस्ट के मुझे लगता है कि अगर मैं उसको कहूँ कि सक्सेस रहा, क्योंकि जो उनकी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अकाउंटेबल होना चाहिए और उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए और रेजिग्नेशन उनको मिला, तो उसकी सफलता के बाद में ये देखते हुए कि भाई हमें रिजर्वेशन पर भी बात करनी चाहिए, युवा थोड़े जागृत हुए और उन्होंने एक और आंदोलन शुरू किया है जो ऑनलाइन आंदोलन में जिसको कहूँगा, जो सीजेपी का भी ऑनलाइन ही आंदोलन था, फिर उसके बाद वो सड़कों पर आए। तो रिजर्वेशन का जो ऑनलाइन आंदोलन शुरू हुआ है कि भैया रिजर्वेशन हटाओ या आरक्षण हटाओ, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक उस तबके की एक कुंठा है जो अब बाहर आ रही है कि जब हम 90% ला करके किसी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाते और वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ कि 67% ला करके कुछ विद्यार्थी उसी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ पर एक कुंठा पैदा होती है, एक डिप्रेशन पैदा। कुछ ज़्यादा विलंब से नहीं आई और कुछ गलत मौके पे नहीं निकल रही है। गलत मौका मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अभी लोहा बहुत गर्म है और इस समय हथौड़ा मारना मुझे लगता है कि एक सही मौका है। अच्छा जी, लोहा गरम है, लेकिन इसी लोहा गरम के साथ डंडे से खूब सूता गया है विद्यार्थियों को, इतना सूता गया कि बस दर्द बहुत है। देखिए, छात्र राजनीति में हम लोग को एक हमारा तकिया कलाम सिखाया जाता है जो कहता है कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो ये जो डंडा चलाए या कुछ भी करें, अंत में क्या हुआ? इस्तीफा देना पड़ा। अंत में क्या हुआ? जवाबदेही देनी पड़ी। अंत में क्या हुआ? आपको जो आपका 2024 का अमेंडमेंट बिल था जो पेपर लीक को लेके था, उसमें फिर से आपको अमेंडमेंट करना पड़ा। और आपको, और आप जो रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, इस पे चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये सीजेपी का पूरा एक आडंबर बना सोशल मीडिया पे, तो इसकी बुनियादी डिमांड क्या थी? इसकी एक तो चलिए जो सीजेपी मतलब एक नाम को लेके कि आपको अपने युवाओं को ऐसे कैसे डिनोट कर दिया, उसको लेके हुआ। फिर जब जैसे ही वो युवाओं के मुद्दे पे आए, उनका नीट पेपर लीक तो एक छोटा मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था कि जो स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए उनको हमारी एजुकेशन सिस्टम में। तो जब बुनियादी चेंज की फेयरनेस की बात हो रही, तो सबसे पहली चर्चा ही रिजर्वेशन की होनी चाहिए। इसलिए
क्योंकि हम मान लेते हैं कि समाज में बहुत कास्टिज्म है, हम मान लेते हैं कि बहुत रूढ़िवादिता है, मान लेते हैं कि बहुत समाज बटा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन मैं अगर लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है अपने किसी भी वर्ग के भाई के साथ, तो मैं क्यों 90% पे किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता? इसमें मेरी व्यक्तिगत क्या गलती है? और मेरा संविधान तो अपनी प्रस्तावना में कहता है कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम तो आपको इक्वालिटी दे रहे हैं। तो फिर ये तो अपनी ही बात को काटना हो गया। अब इसमें आप कोई भी आर्टिकल कर लीजिए, किसी भी तरीके से बता लीजिए, लेकिन आप मान के चलिए कि जैसे कि इन्होंने बोला कि कई वर्षों की कुंठा थी, और इसको कहते हैं प्रेशर पॉइंट पॉलिटिक्स। नहीं तो प्रेशर पॉइंट पॉलिटिक्स अभी भी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे का पावर मोदी जी समझ गए। इंस्टाग्राम पे आके वीडियो बनाना पड़ा है, हेलो फ्रेंड्स कैसे हो मित्रों से हेलो फ्रेंड्स पे आ गए। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से वो चल रहा है, बार बार ट्विटर अकाउंट हैक हो जाना, ब्लॉक हो जाना, फिर आना, इससे लगता है कि कुछ हो पाएगा, असर होगा? देखिए, असर हो चाहे ना हो, लेकिन चोट तो होगी। क्या होता है ना कि ये जो प्रेशर पॉइंट पॉलिटिक्स होती है, हमने पहले भी देखा है, जेपी आंदोलन के टाइम तो चली, वो तो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया कि एकदम सरकार को झुकना ही पड़ गया था। लेकिन इसको भी उसका मिनी वर्जन मान सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जो प्रेशर पॉइंट पॉलिटिक्स की बात कर रहा था, इस देश में आप मान लीजिए कि ये सीजेपी के आंदोलन के बाद एक बार जवाबदेही जब आपको देनी पड़ गई, तो अब वो इसका एक श्रृंखला शुरू हो गई है, क्योंकि हमको पता चल गया है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कैसे। संसद में एक महानुभाव ने राइट टू रिकॉल की बात की थी, वो बात अलग है कि वो उधर ही जाके जुड़ गए, तो फिर वो भूल गए कि राइट टू रिकॉल क्या होता है। आजकल राइट टू इधर वाले उधर बैठ गए हैं और नई नई पार्टी बन जाती है। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, इनको आपने अलग अलग जगह सुना होगा, देखा होगा, खासकर यूथ पार्लियामेंट में। भविष्य में क्या पता सांसद विधायक बने, लेकिन अंदाज वही होता है। आप नहीं गए चिल्लाने? जी, अगर पर्दे के पीछे देखा जाए तो हम भी वहीं कहीं मौजूद थे, मगर हमारे अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम सरकार को सामने से आके ये कह सकें कि हम उनके खिलाफ हैं। क्योंकि आज का युवा ये सोच के बैठा हुआ है, उसके अंदर ये डर बैठा हुआ है, क्योंकि आज जो नहीं डरा उसको भले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस आज भी एक एक घर जा जाके हर एक प्रोटेस्टर की जांच कर रही है, ये पता लगा रही है, कैमरे लगा लगा के उन्होंने फोटोज निकाल के रखे हैं कि तुम उस दिन उस प्रदर्शन में आए थे तो क्यों आए थे, तुम्हारी विचारधारा कहाँ से अलाइन होती है, तुम सोच क्या रखते हो, तुम्हारे काम क्या रहते हैं, और तुमकी पूरा नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि किसी तरीके से ये प्रोटेस्ट का रिजल्ट तो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने वहाँ पे 2 दिन अपना प्रदर्शन किया था, और अगर वो प्रदर्शन आपका भले ही सात्विक रूप में था। ये एक बात तो नहीं, ये हमारे पैसे पे चलते हैं, हमारे पैसे से, टैक्स के पैसे से इनकी सैलरी आती है, हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, हम ही पे डंडे मार रहे हैं, हमारी ही अकाउंटेबिलिटी है। ये किस लिए बैठे हैं? एकदम इनको उठा के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। हमको फेंकना तो चाहिए, लेकिन अगर हम फेंक नहीं पा रहे हैं तो इट मीन्स कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब आपको बैठ के खिलाने वाले लोग मिल जाएं, और जब आपको बैठ के सारी सुविधाएं प्रदान करने वाले लोग मिल जाएं, और आपको आलसी बनाने का पूरा कार्य किया जाए, जब आप प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बिहार में नहीं आने देते हैं, तब आप ये मान के चलिए कि इस देश का युवा और इस देश की जनता इस मानसिकता के साथ पैदा हो चुकी है कि हमको आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे दो, हमको महीने में 10,000 रुपये महिला तो बिजली भी फ्री नहीं करे। जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, तब से तो जो बिजली फ्री मिल रहा था वो भी चला गया। गड्ढा अब ढूंढना पड़ता है, पूरा सड़क ही गड्ढा है। पहले तो 1-2 गड्ढे दिखते थे सड़क में, अब तो गड्ढा ही हो गया। अच्छा, ये पूरा गड्ढा सड़क है। अब उस विचार में तो आपको जिनसे इसके सवाल पूछने की आवश्यकता थी वो तो है, क्योंकि उसी गड्ढे से आप भी गुजरते हैं, उसी गड्ढे से हम भी गुजर रहे हैं। गड्ढा उन्होंने हमारे सड़कों पे भी मारा है और हमारे दिल पे भी मारा है, क्योंकि अरे हमारे लोग के नसीब पे मार दिया कि भैया हमने आपको सर पे बैठा लिया। ये नसीब पे मरा हुआ गड्ढा है, ये खत्म होने वाला नहीं है। ये होगा, क्योंकि अगर आज का युवा एक इस्तीफे को मांग के लिए 25 दिन अगर धरने पे बैठ सकता है, तो यही युवा आगे चल के 2047 के विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए इन्हीं लोगों को कुर्सी से भी उतार सकता है। बहुत बड़ी बात है कि वहां पे कोई आतंकवादी तो था नहीं। मैं ऐसा तो नहीं था 2002 की तरह संसद पे कोई अटैक करने जा रहा है बंदूक लेके। सब छात्र थे, पैलेट गन का यूज हो गया, और उस पर कोई आज बोलने के लिए संसद में तैयार नहीं कि कैसे वो गन का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी ला के तो दिखा रहे हैं ना, वो लगा है कहीं से तो इस्तेमाल हुआ होगा। AK-47 बिहार में दिखाया जा रहा है, सिवान में क्यों दिखाया जा रहा भैया? कोई आतंकवादी वो लड़के जा रहे हैं? वो छात्र हैं, सब छात्र हैं। हो सकता है किसी ने नेट का एग्जाम ना दिया हो, भाई उसके भाई ने दिया हो, भविष्य में उसके बेटे को देना हो, बेटी को देना हो, वो पढ़ा लिखा ना हो, किसी और के लिए आवाज उठा रहा है। भाई छात्र हित में आवाज उठा रहा है, भविष्य के लिए उठा रहा है, क्या गलत है ये बस बताइए? गलत है? कोई भी चीज़ गलत नहीं है उसमें।
उसको किस तरह से उन्होंने एंगल करके डाइवर्जन किया ये गलत है। क्योंकि अगर आज आप ये कहें कि सीजेपी का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद कोई फ़ायदा हुआ है तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर इस्तीफे के बाद किसी का एक्चुअल में फ़ायदा हुआ है तो वो भाजपा का ही फ़ायदा हुआ है। कैसे? भाजपा का फ़ायदा इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम एक कहानी के तौर पे बताएंगे कि जब आप रेगिस्तान में होते हैं और रेगिस्तान में आपको मिराज दिखता है इस पानी का, तो आप जब उस पानी की तरफ दौड़ते हैं आपको पानी नहीं मिलता है, लेकिन दूर कहीं कोई खड़ा इंसान आपको एक बूंद पानी पिला देता है तो आप बड़े उम्मीद के साथ चलते हैं कि क्या बात हो गई। तो आज के समय पे हमारी सरकार भी वही कार्य कर रही है कि पहले वो आपको तड़पाएगी, तड़पाने के बाद आपकी मांग को ऐसे पोर्ट्रे करके मानेगी कि देखो हम कितने उदार आदमी हैं, हमने आपकी बात इसलिए मानी, देखो हम कितने अच्छे हैं। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। बात सही बात। मई में एग्जाम पेपर लीक हुआ था, मई से चिल्ला रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अकाउंटेबिलिटी तय करो, और जाके कहीं जुलाई में इस्तीफा हुआ है पूरा 2 महीने बाद। बिल्कुल 2 महीने बाद इस्तीफा हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि छात्रों की जीत है, विद्यार्थियों की जीत है, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी की श्रृंखला शुरू होगी यहाँ से। जैसा कि सीजेपी की मांग भी थी कि भैया हम ये नहीं चाहते कि उसके बाद में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा या सिस्टम में जो डिस्टॉर्शंस हैं, जो लूप होल्स हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी की एक बात शुरू होगी कि अगर मैंने गलती की है तो मैं उसको मानता हूँ। क्योंकि ये सरकार गलती करने के बाद में उसको मानने से भी इनकार कर रही थी। तो मुझे लगता है कि ये अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई है तो बहुत ही अच्छा हुआ है विद्यार्थियों के लिए। थाली पीटने के बाद, ताली पीटने के बाद एक नया चीज़ है, खूब चला है इस बार। उन्होंने बता दिया कि स्नैपचैट भी किसी मुहिम को आगे बढ़ा सकता है, जरूरी नहीं रोड पे उतरना। देखिए, असल में बात यह है कि जब ये आंदोलन या जो भी धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, सरकार को उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगा। तो ये अब एक तरह से आप हमारी शक्ति, ये जेनजी की शक्ति कह सकते हैं। बाकी आप जब बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, भी भाई साहब बात कर रहे थे, तो मुझे याद आता है कि हमारा जब अभी ये बिल गया अमेंडमेंट के लिए तो सभी बातों पे चर्चा हुई, लेकिन एज अ युवा या फिर एज अ छात्र आप मान लीजिए, मैं इंतज़ार कर रहा था राधाकृष्णन कमेटी की बात होगी जो नीट पे आई थी। विपक्ष में किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। फिर बात मुझे लगा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका ढिंढोरा 2020 में ऐसे पीटा गया था कि जैसे 21 से सभी IAC बन जाएंगे, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो प्रश्न आया कि विपक्ष में कोई तो उठाएगा। फिर मुझे याद आया कि अरे GDP में तो 6% देना था, आप तो 2.9 और 3.1 पर अटक गए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। मुझे लगा कोई तो प्रश्न उठाएगा, मैं फिर भी रुका रहा। मैंने देखा कि मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि 2047 का विकसित भारत युवाओं का होगा और हम विश्व के सबसे युवा देश हैं। तो मुझे लगा कि कोई तो युवा नेता होगा, कोई तो ऐसा सदन में बैठेगा जो हमारा प्रश्न रखेगा। तो मैंने गूगल करा तो एक बात समझ में आई कि विश्व का सबसे युवा देश भारत और हमारे नेतृत्वकर्ता की औसत आयु 56, क्यों देगा कोई जवाबदेही? जो हमारी समस्या नहीं समझ सकता, जो हमारी एज का नहीं है, जो हमारी स्ट्रगल को नहीं समझ सकता, वो क्या जवाबदेही देगा? वो अपने हिसाब से जवाबदेही देगा और आपको इतना, जैसे भाई साहब ने बोला कि तड़पा देगा, तो वो तड़पा ही रहते। 56 साल वाला, सही बात है। क्या एक औसतन की विधायक जो सांसदों की आयु है औसतन वो 56 साल है, उसे क्या है, वो तब रिटायरमेंट के टाइम पे है, सही टाइम पे दवा मिल जाए, BP की, शुगर की, खाते रहे, दोनों कंट्रोल में रहे, पेंशन सही पे आता रहेगा और काम होता रहे। उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि इम्प्लीमेंट नई शिक्षा नीति हुई नहीं हुई, कोई पॉलिसी अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, उसे क्या मतलब? वो तो बैठेगा कमेटी में और कहेगा बिस्किट आया कि नहीं अभी तक। देखिए, बहुत ही एक सत्य बात है सरकार में कि कहा जाता है कि ये सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है, ये सरकार नेता नहीं चला रहे हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूँ कि पिछले ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे तो राजा महाराजा क्या करते थे, वेश बदल करके प्रजा के बीच में जाते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि भैया प्रजा जो है हमारी खुश है भी, या जो अधिकारी हमको बता रहे हैं वो सब झूठ तो नहीं बता रहे हैं। या अधिकारी हमको बोल देते हैं कि प्रजा तो बहुत खुश है और बहुत खुशहाल है, खुशहाली बहुत ज़्यादा है, तो वो खुद जा कर के देखते थे ग्राउंड पर कि भाई असल में पिक्चर क्या है ग्राउंड की। तो मुझे लगता है इस सरकार को थोड़ा सा जनता के मुद्दों को और फील्ड पर जा कर के, अगर जो हमारे नेता हैं वो उतरेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जाएं, कम से कम वहाँ पर देखें कि भैया हो क्या रहा है फील्ड लेवल पे, विकास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तब कहीं ना कहीं इस सरकार को मुझे लगता है कि अच्छा हम लोग कह सकेंगे। अच्छा, लेकिन अब चलते चलते एक बात और कि जो नया ये ट्विटर अकाउंट और ये जो नया फ्लोट हो रहा है इंस्टाग्राम पे, इसका क्या इम्पैक्ट आप आने वाले समय में देख पाते हैं? कम शब्दों में इसको बताइए।
नया ट्विटर अकाउंट। जो ये नया इंस्टाग्राम रिजर्वेशन हटाने वाला। अच्छा अच्छा, रिजर्वेशन का जो अकाउंट बनाया गया है इंस्टाग्राम पे नया, जो आंदोलन शुरू हुआ है ऑनलाइन, तो आप कहाँ तक देख पाते हैं कि मतलब ये बस यहीं पे दम तोड़ देगा कि बस? मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोटेस्ट के बाद में बहुत सारे प्रोटेस्ट उभरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक को सफलता मिली है तो बहुत सारे, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि एक आदमी अगर हमारे गांव से, हाँ, गांव से आईएएस बनता है तो हर विद्यार्थी चाहता है कि भैया हम भी आईएएस बने, लेकिन हर कोई आईएएस नहीं बन पाता। मुद्दे में दम होना चाहिए। आप पूरी तरीके से रिजर्वेशन नहीं हटा सकते, रिजर्वेशन में रिफॉर्म ला सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे भी, मैं इनकी बात से पूरी तरह से सामंजस्य रखता हूँ। क्या है कि थोड़ी सी उम्मीद जाग गई कि हाँ, हम कुछ ना कुछ करवा सकते हैं। तो वैसे ही चर्चा होगी, लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन तो हमको अब लगता है, क्योंकि बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ, मैंने रिजर्वेशन देखा है, जिया है, और मैं उसमें अभी आगे बढ़ रहा हूँ कि हमें हर कदम कदम पे हमें कागज़ बताता है, कोई फॉर्म भरते हैं वो बताता है, हमसे पूछता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो मुझे पता चलता है कि मैं इस कास्ट का हूँ। तो मुझे लगता है कि पूर्णता तो नहीं हटेगा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि इस पे चर्चा शुरू हो जाएगी, ये बड़ी बात है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये मात्र एक फ्लूक है। वो इसलिए क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अपने अच्छे साफ़ टॉयलेट और खाने के लिए भी धरने करने बैठ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कहीं पे कोई और बैठा हुआ है धरना, महिलाएं बैठी हुई हैं अपने हक के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम विकसित भारत की कभी बात करते हैं ना, तो मुझे शर्म आती है कहते हुए कि हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, लेकिन 1947 से आज भी हम केवल साफ़ पानी, साफ़ सड़क, साफ़ दवा, इन सारी चीज़ों के लिए आज भी बात कर रहे हैं। 75 साल बाद भी अगर हम बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो हम एम्प्लॉयमेंट की बात कब करेंगे, हम रोज़गार बढ़ाने की बात कब करेंगे, हम विस्तार की बात कब करेंगे, हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इस तरह से करें कि हमारा विकास भी हो और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो, इसकी बात कब करेंगे? इन सारे पैमानों को हम लोग नकार देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि असल मायने में रिजर्वेशन पर मुद्दा नहीं होना चाहिए अभी का मुद्दा ये होना चाहिए कि सरकार के मिनिस्टर्स कौन कौन हैं। हमको हर मिनिस्टर से ये पूछना है कि आपका काम क्या है, आपने काम कितना किया। हमको अपने क्षेत्र के विधायक का नाम भी नहीं पता, हमको अपने क्षेत्र के पार्षद का नाम भी नहीं पता, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके दायित्व क्या है, हमको कुछ भी नहीं पता। अगर स्कूलों में, विद्यालयों में हर छात्र को ये सिखाया जाए कि तुमको अपने एमएलए से जाके पत्र लिख के ये पूछना है कि आपको 5 साल में जो काम करने को दिया गया था, आपने उसमें से कितना काम किया। अगर हर एक नागरिक ये करने लग जाए कि वो सबको अकाउंटेबल ठहराने लग जाए, सबको पोक करने लग जाए कि आपको जो काम करने के लिए दिया गया था आपने वो काम किया कि नहीं, तब उनको डर लगेगा। क्योंकि जब उनको डर होगा, तब उनसे पूछा नहीं जाएगा, तब तक जवाब मिलेगा नहीं। क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं, बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो वही बात है कि हम आज़ादी के बाद भी आज भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात कर रहे हैं। जब तक इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, विस्तार हो नहीं पाएगा। तो ये हमारे साथ थे कुछ युवा साथी जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। कैमरे के पीछे हमारे जो सहयोगी हैं उनका नाम शुभम है, मैं ब्रजेश तिवारी, लखनऊ।